This is the first thing that you need to do after selecting your campaign goal and campaign type. And this is where you put your campaign name. जो भी आप नाम यहाँ रखेंगे वो आपको बाद में विजिबल होगा। हालांकि गूगल बाय डिफ़ॉल्ट कैंपेन नेम रख देता है, लेकिन बेहतर यह है कि आप खुद ऐसा नाम रखें जो क्लियरली डिस्क्राइब करे कि ये कैंपेन बनाने का मकसद क्या है। मिसाल के तौर पे गूगल ने अभी जो मैं कैंपेन बना रहा हूँ उसमें गूगल ने मेरे कैंपेन का नाम रख दिया वेबसाइट ट्रैफिक डैश सर्च डैश 1। क्यों? क्योंकि ये मेरा गोल वेबसाइट ट्रैफिक था, कैंपेन टाइप सर्च थी और ये मैं पहली कैंपेन बना रहा हूँ, इसलिए इसको 1 नंबर असाइन कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट कैंपेन बनाऊंगा विद द सेम गोल एंड सेम कैंपेन टाइप, तो मेरी कैंपेन का नाम होगा वेबसाइट ट्रैफिक सर्च 2। इसी तरह तीसरी कैंपेन का वेबसाइट ट्रैफिक सर्च 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और इसी तरह कैंपेन नेम चलते रहेंगे। तो मिसाल के तौर पे आप किसी ई कॉमर्स क्लाइंट के लिए काम करते हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में डील करता है, जैसे कि दराज हो गया जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी डील करता है, बेबीज़ एंड टॉयज़ में भी, ग्रोसरीज एंड पेट कैटेगरीज़ में भी, मेन फैशन, वुमेन फैशन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, उसके अलावा बेशुमार और कैटेगरीज़ में डील करता है। तो आपने अगर लेट सपोज एक कैटेगरी को प्रमोट करने के लिए एक कैंपेन बनाई और जिसका नाम आपने रखा वेबसाइट ट्रैफिक सर्च 1। इसी तरह फिर दूसरी कैटेगरी को प्रमोट करने के लिए दूसरी कैंपेन बनाई जिसका नाम था वेबसाइट ट्रैफिक सर्च 2। इसी तरह तीसरी कैंपेन का नाम 3, चौथी कैंपेन का नाम 4 और पांचवी कैंपेन का नाम 5 था। तो फिर आप खुद भूल जाएंगे कि कैंपेन 1 जो थी वो किस कैटेगरी को प्रमोट करने के लिए मैंने बनाई थी, कैंपेन 2 किस कैटेगरी को प्रमोट। और लास्टली अगर आप कैंपेन नेम कोई रख भी देते हैं जो आपको बाद में फ़ील होता है कि मुझे इस कैंपेन का नेम चेंज करना है, तो वो हो सकता है। क्या किसी भी कैंपेन का नाम किसी भी टाइम पे चेंज हो सकता है, कैंपेन बनाने के बाद भी चेंज हो सकता है। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में कि सर्च नेटवर्क का मतलब गूगल सर्च रिजल्ट पेजेस और दूसरी गूगल साइट्स जैसे कि गूगल मैप्स, गूगल शॉपिंग और सर्च पार्टनर्स शामिल हैं। और डिस्प्ले नेटवर्क में वेबसाइट्स जैसे कि यूट्यूब, जीमेल, ब्लॉगर और हज़ारों लाखों वेबसाइट्स जिन्होंने एडसेंस या एडमॉप इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो शामिल हैं। अच्छा, तो अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम सर्च और डिस्प्ले नेटवर्क को साथ यूज़ करें या अलग अलग यूज़ करें। तो बेहतर ये है कि आप सर्च नेटवर्क की कैंपेन अलग बनाएं और डिस्प्ले की अलग। इसीलिए मैं यहाँ से गूगल डिस्प्ले नेटवर्क से चेक मार्क हटा रहा हूँ। जब आप दोनों नेटवर्क को साथ यूज़ करते हैं तो आपका ऐड की रीच तो बढ़ जाती है और ज़्यादा जगहों पर शो होता है। आपका ऐड डिस्प्ले नेटवर्क की साइज़ जैसे यूट्यूब, जीमेल पर भी शो होता है और सर्च रिजल्ट पेजेस पर भी शो होता है। लेकिन आपके लिए ये ट्रैक और एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है कि किस नेटवर्क पर आपका बजट ज़्यादा लग रहा है, कहाँ से ज़्यादा सेल्स आ रही हैं, कहाँ पर आपका कॉस्ट पर सेल ज़्यादा है, कहाँ पर CTR ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि गूगल एड्स दोनों नेटवर्क का डाटा कंबाइन करके आपको दिखाता है। हालांकि आप फ़िल्टर्स लगाकर डाटा सेग्रीगेट कर सकते हैं, मगर वो एक एडिशनल स्टेप है। तो बेहतर यह है कि आप दोनों नेटवर्क की कैंपेन को अलग अलग बनाएं ताकि आप एग्जैक्टली दोनों नेटवर्क की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें और देख सकें कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ज़्यादा है। एक और चीज़ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गूगल सर्च पार्टनर्स कौन होते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप कैंपेन बनाते वक्त गूगल सर्च पार्टनर्स को इंक्लूड कर लें। लेकिन इन केस अगर आप बाद में परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और आप देखते हैं कि सर्च पार्टनर से आपके पास ज़्यादा सेल्स या ज़्यादा ट्रैफिक या ज़्यादा लीड्स नहीं आ रही, तो आप किसी भी टाइम इनको रिमूव कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्ट एंड एंड डेट। वैसे तो स्टार्ट और एंड डेट काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। स्टार्ट डेट का मतलब यह है कि जिस डेट पे आप कैंपेन स्टार्ट करना चाहते हैं और एंड डेट का मतलब यह है कि वो डेट जिस पे आप कैंपेन पॉज करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एंड डेट नन होती है। इसका मतलब यह है कि जब तक आप खुद कैंपेन पॉज नहीं करेंगे या आपके अकाउंट का बजट कंज्यूम नहीं हो जाता पूरा, आपकी कैंपेन चलती रहेगी और वो रुकेगी नहीं। लेकिन अगर आप एंड डेट स्पेसिफाई कर देते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अभी 31 जुलाई 2020 एंड डेट स्पेसिफाई कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि 31 जुलाई 2020 को ऑटोमेटिकली मेरी कैंपेन पॉज हो जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन योर नीड आप स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे लोकेशन टारगेटिंग के बारे में। लोकेशन टारगेटिंग वैसे तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन नेक्स्ट सेक्शन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह कि लोकेशन टारगेटिंग का बहुत गहरा ताल्लुक है आपके बिजनेस टाइप से। बिजनेस टाइप से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे आपका ई कॉमर्स स्टोर है और आप अपने प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में डिलीवर या शिप करते हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई यूजर किसी और मुल्क से आपके ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए और वो प्रोडक्ट खरीदना चाहे लेकिन आप उसको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते, तो आपके एडवर्टाइजिंग में लगाए हुए पैसे सारे जाया हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि मिसाल के तौर पे आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे यूजर को आपके ऑफिस, स्टोर या किसी फिजिकल लोकेशन पे आना पड़े। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसे क्लाइंट के लिए कैंपेन चला रहे हैं जो डेंटिस्ट है और उसकी क्लिनिक कराची में गुलशन इकबाल के एरिया में।
तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसी एरिया के लोग या जहां पे वो क्लिनिक मौजूद है उसके आसपास के एरिया के लोग उस क्लिनिक में आएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि लोग दूर दराज से या दूसरे शहरों से उस क्लिनिक में आएंगे। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि जहां वो क्लिनिक मौजूद है उसके 20 से 25 किलोमीटर के रेडियस पे अगर आप ऐड चलाएंगे तो वो आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा। और अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे पूरे शहर से लोग आपके ऑफिस या स्टोर आते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपका गाड़ी का शोरूम है या कोई सुपर स्टोर है जहां पे शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आपके स्टोर या आपके ऑफिस आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप पूरे शहर में भी ऐड चला सकते हैं। एक और मिसाल क्या हो सकती है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है और वो अपना सॉफ्टवेयर कई मुल्कों में बेचती है, फॉर एग्जाम्पल यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में या और किसी मुल्क में बेचती है, तो इस सिचुएशन में आप अपने ऐड उन तमाम मुल्कों में चला सकते हैं। तो हमने कई सिचुएशन डिस्कस करी। एक सिचुएशन जहां पे आप किसी एक स्पेसिफिक मुल्क में, जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है और आप सिर्फ पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं तो आप अपने ऐड सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में चला रहे हैं। इसी तरह अगर आपका कोई स्पेसिफिक स्टोर है या कोई ऑफिस है और आप किसी स्पेसिफिक एरिया में ऐड दिखाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है गूगल एड्स है। या अगर आप पूरे शहर में ऐड दिखाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। और अगर आप कई मुल्कों में ऐड दिखाना चाहते हैं तो वो भी गूगल एड्स से पॉसिबल है। अब ये किस तरह पॉसिबल है ये हम आगे वाले सेक्शंस में देखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि लोकेशन टारगेटिंग के ऑप्शन को यूज किस तरह करना है। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, सेकंड ऑप्शन पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन इंटर अनदर लोकेशन। तो वन बाय वन सारे ऑप्शन डिस्कस करते हैं। अगर मैं ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज सेलेक्ट करता हूं तो इसका मतलब है कि मेरा ऐड पूरी दुनिया में और तमाम मुल्कों में और तमाम टेरिटरीज में शो होगा, सिवाय उन जगहों के जहां पे गूगल अवेलेबल नहीं है। गूगल कहां कहां पे अवेलेबल नहीं है? फॉर एग्जाम्पल ईरान में, साउथ कोरिया में और सीरिया में। इसके अलावा तमाम मुल्कों में आपका ऐड शो हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन पाकिस्तान, क्योंकि ये मैंने अकाउंट पाकिस्तान से बनाया है तो इसलिए मुझे यहाँ पे पाकिस्तान शो कर रहा है। अगर आप अपना गूगल ऐड का अकाउंट किसी और मुल्क से बनाएंगे तो वहां पे आपको वही मुल्क शो हो रहा होगा। तो अगर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूं तो इसका मतलब है कि मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दिखेगा जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या पाकिस्तान में इंटरेस्ट रखते हैं। इंटर अनदर लोकेशन, इसका मतलब यह है जो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस करी थी कि अगर मुझे कई मुल्कों में ऐड दिखाना हो या कई शहरों में ऐड दिखाना हो, तो अगर इस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इंटर अनदर लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे मुझे अपना ऐड पाकिस्तान में दिखाना है तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सर्च करा और उसके बाद टारगेट पे क्लिक कर दिया, तो अब मेरा ऐड पाकिस्तान में शो होगा। इसी तरह मैं बोलता हूँ कि मुझे अपना ऐड पाकिस्तान के साथ साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी दिखाना है, तो मैंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सर्च करा और टारगेट पे क्लिक करा, तो मेरा अब ऐड पाकिस्तान में भी शो होगा और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी शो होगा। गूगल साथ में आपको यहाँ पे उन लोकेशन की रीच भी दिखा रहा था जो भी आपने सेलेक्ट करी होगी। पाकिस्तान की भी रीच दिखा रहा है और यूएई की भी रीच दिखा रहा है। गूगल ये किस तरह कैलकुलेट करता है? गूगल बेसिकली देखता है कि इस लोकेशन में कितने यूजर्स हैं जो गूगल की प्रॉपर्टी पे साइन इन होके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, गूगल सर्च, गूगल न्यूज, गूगल फाइनेंस, तो गूगल की जितनी प्रॉपर्टीज पे जो यूजर्स आ रहे हैं और वो गूगल कैलकुलेट करता है और उससे अंदाजा लगाता है कि इस एरिया में कितने लोग मौजूद हैं जिनको आप ऐड दिखा सकते हैं। अब इसी ऑप्शन को हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे कंट्री लेवल टारगेटिंग नहीं करनी, मुझे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ऐड दिखाना है, तो मैं प्रोविंस लेवल या स्टेट लेवल पे भी ऐड दिखा सकता हूं। मैंने पंजाब सर्च करा और मैंने टारगेट कर दिया, तो अब मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ पंजाब में दिखेगा। इसी तरह मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड पंजाब और सिंध में दिखे, तो मैं ये भी टारगेटिंग कर सकता हूं। अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूं कि मुझे प्रोविंस या स्टेट लेवल भी टारगेटिंग नहीं करनी, मुझे सिटी लेवल टारगेटिंग करनी है, तो मैं सिटी लेवल भी टारगेटिंग कर सकता हूं। तो अगर मैं कराची लिखता हूं तो मैं कराची सेलेक्ट करूंगा तो मेरा ऐड अब सिर्फ और सिर्फ कराची में शो होगा। इसी तरह अगर मैं लाहौर सेलेक्ट करता हूं तो मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ लाहौर में शो होगा। या अगर मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट करूं तो मेरा ऐड अब इस्लामाबाद में शो होगा। तो अगर मैंने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर सेलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि मेरा ऐड अब इन तीनों शहरों में शो होगा। अच्छा, आप लोगों को ये भी नजर आ रहा होगा कि अगर मैं कोई लोकेशन सर्च करता हूं, जैसे मैंने कराची सर्च करा, तो मुझे साथ में एक तो टारगेट का ऑप्शन नजर भी आ रहा है और लेकिन उसके साथ मेरे पास एक्सक्लूड का भी ऑप्शन नजर आ रहा है। तो ये एक्सक्लूड का ऑप्शन क्या है कि जिस तरह टारगेट का मतलब है कि अगर मैं कराची सिलेक्ट करके इसको टारगेट करता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा ऐड अब कराची में शो होगा। तो इसी तरह अगर मैं एक्सक्लूड दबाता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा ऐड अब उस लोकेशन में शो नहीं होगा। इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि मिसाल के तौर पर मुझे पूरे पाकिस्तान में ऐड दिखाना है। मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट करा और टारगेट सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब है मेरा ऐड पूरे पाकिस्तान में शो होगा। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि मुझे पूरे पाकिस्तान में ऐड दिखाना है सिवाय कराची के, तो अब क्या होगा?
अब मैं पाकिस्तान मैंने टारगेट करा और कराची सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरा ऐड पूरे पाकिस्तान में शो होगा सिवाय कराची के। हमें यहाँ पे एडवांस सर्च का भी ऑप्शन नजर आ रहा है, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसका क्या मतलब है। पहले जो लोकेशन सेलेक्ट करी हुई इनको रिमूव कर देते हैं हम लोग और एडवांस सर्च पे क्लिक करते हैं। एडवांस सर्च पे क्लिक करने के बाद मेरे पास दो मजीद और ऑप्शन आ रहे हैं, लोकेशन और रेडियस टारगेटिंग। ठीक है, अच्छा अभी क्या हो रहा था कि अगर मुझे लेट सपोज पाकिस्तान के 10 शहरों को टारगेट करना है तो मैं वन बाय वन मुझे एक शहर को सर्च करना पड़ेगा, उसको फिर टारगेट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मुझे मुख्तलिफ जगहों को एक्सक्लूड करना है तो मुझे वन बाय वन वो सारी जगहें सर्च करनी पड़ेंगी और फिर उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कराची सिलेक्ट करा और फिर इसको टारगेट करा। अगर मुझे लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर को भी टारगेट करना है तो फिर मैं लाहौर सर्च करूंगा और फिर इसको टारगेट करूंगा। फिर मुझे अगर इस्लामाबाद को टारगेट करना है तो मैं इस्लामाबाद सर्च करूंगा और फिर उसको टारगेट करूंगा। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी प्रोसेस है। तो एडवांस सर्च में जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे लोकेशन का, इसके अंदर एक ऑप्शन है ऐड लोकेशन इन बल्क। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक साथ बहुत सारी जगहों को टारगेट करना है या उनको एक्सक्लूड करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। वो किस तरह कि लेट सपोज अगर मुझे पाकिस्तान के 10 शहरों को टारगेट करना है तो मैं उन 10 शहरों का नाम एक एक्सेल फाइल में एक लाइन में एक शहर करके लिख लूंगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सेल फाइल में लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा सारे नामों को और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो एक लाइन में एक शहर का नाम या एक कंट्री का नाम आना चाहिए। मैंने लिखने के बाद यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैंने इसको सर्च करा तो मेरे पास सारी जगहें आ गई और मैंने यहाँ पे टारगेट ऑल के बटन को दबाया तो फिर वो सारी लोकेशंस टारगेट हो गई। तो अगर मैं एक्सक्लूड ऑल दबाता तो वो सारी लोकेशन एक्सक्लूड हो जाती और मैं इसको सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये सारी लोकेशंस टारगेट होने लग गई हैं। अब एडवांस सर्च के दूसरे ऑप्शन को डिस्कस कर दें। मैंने एडवांस सर्च पे क्लिक करा और उसके बाद रेडियस के ऑप्शन पे चला गया। तो अभी जो हम थोड़ी देर पहले एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि अगर मुझे किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना हो, जो हमने एग्जांपल डिस्कस करी थी कि अगर कोई क्लिनिक है और उस क्लिनिक का जो डॉक्टर या डेंटिस्ट है वो चाहता है कि जिस एरिया में उसकी क्लिनिक है सिर्फ उसी एरिया के लोगों को ऐड दिखे या उसके आसपास के एरिया के लोगों को ऐड दिखे, तो वो किस तरह करेंगे, वो रेडियस टारगेटिंग के थ्रू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंगापुर प्लाजा रोड रावलपिंडी, ठीक है, और उसको मैंने टारगेट कर दिया। और उसको टारगेट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, माइल्स या किलोमीटर्स, और उसको मैंने किलोमीटर सेलेक्ट करा और मैंने 5 किलोमीटर्स कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया के 5 किलोमीटर के रेडियस में अब मेरा ऐड होगा। जो इस एरिया के अंदर जो लोग होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगा। तो आपको यहाँ पे नजर आ सकता है कि मैप में कौन कौन सा एरिया है। चकलाला कैंट का एरिया है, चकलाला स्कीम 3, न्यू लालाजार, ये सारा एरिया जो है अब इस एरिया के अंदर जो लोग होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखेगा। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि लाहौर में जौहर टाउन को टारगेट करना चाहूँ तो मैं जौहर टाउन को भी टारगेट कर सकता हूँ। इसी तरह कराची में अगर मैं गुलिस्तान जौहर को टारगेट करना चाहूँ तो मैं गुलिस्तान जौहर को भी टारगेट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं उसका रेडियस भी डिफाइन कर सकता हूँ कि कितने रेडियस के अंदर जो लोग हों सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखे। और उसके बाद मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा तो वो एरिया टारगेट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा ऐड कहां पे शो हो रहा है। 20 माइल का रेडियस गुलिस्तान जौहर कराची में, 20 माइल का रेडियस जौहर टाउन लाहौर और 5 किलोमीटर का रेडियस सिंगापुर प्लाजा बैंक रोड रावलपिंडी में। तो अब अगर मैं चाहूँ कि इनके माइल का रेडियस चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज टारगेटिंग। लैंग्वेज टारगेटिंग का क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करी हुई है तो इसका मतलब होगा कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको मेरा ऐड दिखेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका मतलब होगा कि जो लोग उर्दू बोलते हैं उनको मेरा ऐड दिखेगा। और इसी तरह अगर मैं कोई और लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच या जर्मन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका मतलब होगा कि जो लोग फ्रेंच या जर्मन बोलते हैं उनको भी मेरा ऐड दिखेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि गूगल को कैसे पता चलेगा कि कौन इंग्लिश बोलता है, कौन फ्रेंच बोलता है, कौन उर्दू और कौन जर्मन बोलता है। अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूजर कौन सी लैंग्वेज बोलता है, इसके लिए गूगल इस्तेमाल करता है मल्टीपल सिग्नल्स। और वो सिग्नल्स क्या है? पहला सिग्नल ये है कि गूगल देखता है कि यूजर की ब्राउजर की लैंग्वेज सेटिंग क्या है। अभी मैं यूज कर रहा हूं क्रोम ब्राउजर। इसकी अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं और लैंग्वेजेस सर्च करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ इंग्लिश ऐड हुई है। तो ये गूगल को सिग्नल दे रही है कि मुझे इंग्लिश बोलनी, समझनी और पढ़नी आती है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे उर्दू ऐड कर दूं तो ये गूगल को सिग्नल देगा कि इस यूजर को इंग्लिश भी आती है और उर्दू भी आती है। इसके अलावा गूगल और क्या सिग्नल देखता है? गूगल देखता है कि गूगल के प्रोडक्ट्स पे जैसे कि गूगल सर्च, उस पे जो यूजर सर्च कर रहा है वो किस लैंग्वेज में है। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ बाय शूज
तो गूगल को सिग्नल मिलेगा कि इस यूजर को इंग्लिश आती है, तभी वो इंग्लिश में सर्च कर रहा है। इसके बरक्स अगर मैं गूगल पर सर्च करता हूं जूते ऑनलाइन और उर्दू में लिखता हूं तो गूगल को सिग्नल मिलेगा कि इस यूजर को उर्दू बोलनी और समझनी आती है। इसके अलावा गूगल देखता है कि जो यूजर वेबसाइट ब्राउज कर रहा है या जो डिफरेंट एप्स यूज कर रहा है वो किस लैंग्वेज में है। अगर मैं ऐसी वेबसाइट ब्राउज कर रहा हूं जिसका कंटेंट सारा उर्दू में है तो गूगल को सिग्नल मिलेगा कि मुझे उर्दू बोलनी और समझनी और पढ़नी आती है। इसके बरक्स अगर मैं ऐसी एप्स यूज कर रहा हूं या कोई यूजर ऐसी एप्स यूज कर रहा है जो कि जिसका सारा कंटेंट फ्रेंच में है तो ये गूगल को सिग्नल देगी कि इस यूजर को फ्रेंच बोलनी, समझनी और पढ़नी आती है। जी, अब आपको समझ आ गया कि गूगल किस तरह डिटेक्ट करता है कि यूजर कौन सी लैंग्वेज बोलता है। तो उसकी बेसिस पे अब आप देख सकते हैं कि आपके कस्टमर्स या आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं और फिर आप उन लैंग्वेजेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कनाडा में टारगेट कर रहे हैं तो कनाडा में इंग्लिश और फ्रेंच बहुत ज्यादा बोली जाती है, तो आप इंग्लिश और फ्रेंच बोल सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपके कस्टमर्स कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। उसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स में कंप्लीट डाटा मिल जाता है कि जो यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि गूगल आपके ऐड या वेबसाइट के कंटेंट को इन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करेगा। अगर मैंने यहाँ पे उर्दू, फ्रेंच या जर्मन सेलेक्ट करी है तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि गूगल मेरी एड कॉपीज को या मेरे वेबसाइट के कंटेंट को उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा या फ्रेंच में ट्रांसलेट कर देगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि गूगल उन लोगों को टारगेट करेगा जो उर्दू बोलते हैं या जो फ्रेंच बोलते हैं या जो इंग्लिश या जर्मन बोलते हैं। और गूगल को कैसे पता चलेगा कि कौन उर्दू, कौन फ्रेंच और कौन इंग्लिश बोलता है, वो मैंने आपको बता दिया।